नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का। और मैं हूं आपके साथ सुनील। तो आइए आज हम जिस चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, आज का जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा वो है बायोलॉजी। इससे पहले कुछ क्लासें मैंने आपको बताई थी किसकी, पॉलिटी की। तो पॉलिटी को एक बार मैंने कंप्लीट करवा दिया। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो एक बार वो सारी क्लासें आप देख सकते हो, उससे आपकी पॉलिटी कवर हो जाएगी। आज मैं यहाँ पर शुरुआत करने जा रहा हूँ बायोलॉजी की। और बायोलॉजी के अंदर जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे वो है जूलॉजी। उसके बाद चैप्टर कौन सा आता है, फिर आता है बॉटनी का। ठीक है, तो आइए आज की क्लास का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने इस प्रकार से है। इसमें दिया गया है स्टडी ऑफ टिश्यू। देखिए, जब भी आप साइंस पढ़ोगे तो ये जो स्टडी वाले क्वेश्चन है ना, ये आपको हर एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाते हैं। अब आपने करना क्या होता है, कम से कम 15 से लेकर के 20 ऐसे क्वेश्चन बनेंगे जो स्टडीज को लेकर के आते हैं, वो आपने अच्छे से याद कर लेना है। इसने आपसे पूछा क्या है, स्टडी ऑफ टिश्यू। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन तो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी है, इसका हो जाएगा हिस्टोलॉजी। ये तो हो गया हिस्टोलॉजी। लेकिन अगर ऐसे और पूछ ले, जैसे इसने दे रखा है साइटोलॉजी, तो जब भी आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना, आपने बताना है स्टडी ऑफ सेल। स्टडी ऑफ सेल, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, उसे साइटोलॉजी कहा जाता है। यानी साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम कोशिका के बारे में स्टडी करते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे हम साइटोलॉजी कहते हैं। ऐसे ही अगर आपको पूछ ले स्टडी ऑफ किडनी, स्टडी ऑफ किडनी, साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम किडनी के ऊपर अध्ययन करते हैं या किडनी के बारे में स्टडी करते हैं, उसे नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि स्मॉल यूनिट ऑफ किडनी नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन का क्या हो जाता है, सबसे छोटी इकाई होती है। इसीलिए साइंस की वो ब्रांच जिसमें अपन लोग किडनी के बारे में अध्ययन करते हैं उसे क्या कहेंगे, उसे नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। ऐसे ही एक ऑप्शन दे रखा है हिपेटोलॉजी, तो ये आता है स्टडी ऑफ लीवर। ये है स्टडी ऑफ लीवर, यानी साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम लीवर के बारे में स्टडी करते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे हिपेटोलॉजी कहा जाता है। अब कुछ और स्टडीज है, जैसे आपसे पूछ लेगा स्टडी ऑफ ब्लड। स्टडी ऑफ ब्लड, साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम ब्लड के बारे में अध्ययन करते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे हिमेटोलॉजी कहा जाता है। उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम हिमेटोलॉजी कहेंगे। ठीक है, ऐसे आपसे पूछेगा कि स्टडी ऑफ लंग्स किसे कहते हैं। स्टडी ऑफ लंग्स, साइंस की वो ब्रांच जहां पर अपन लोग लंग्स के बारे में स्टडी करते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे पल्मोनोलॉजी कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं, उसे पल्मोनोलॉजी कहा जाता है। ऐसे ही आपने नेक्स्ट याद करना है स्टडी ऑफ ह्यूमन हार्ट। स्टडी ऑफ हार्ट, जहां पर अपन लोग हार्ट के बारे में स्टडी करते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे कार्डियोलॉजी कहा जाता है। इसे क्या बोलेंगे, इसे कार्डियोलॉजी कहा जाता है। जैसे आपसे पूछ लेगा स्टडी ऑफ आई। स्टडी ऑफ आई, आंखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसे ऑप्थेल्मोलॉजी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजी कहा जाता है। ऐसे आपसे पूछेगा स्टडी ऑफ बोन, साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम लोग बोन्स के बारे में स्टडी करते हैं, हड्डियों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, तो आपने बताना है ओस्टियोलॉजी कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं, ओस्टियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चन जो है ये आपके एग्जाम के अंदर बनेंगे। जैसे अगर आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लिए कि स्टडी ऑफ हेयर, स्टडी ऑफ हेयर, साइंस की वो ब्रांच जहां पर हम बालों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे क्या बोलेंगे, उसे ट्रिक्नोलॉजी कहा जाता है। ट्रिक्नोलॉजी कहा जाता है। तो ये चीजें है ना, ये आपको हर एग्जाम के अंदर कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी के बारे में जितनी भी स्टडी है वो आपने याद कर लेनी है। जैसे स्टडी ऑफ आई है, स्टडी ऑफ बोन्स है, या स्टडी ऑफ ह्यूमन हार्ट है, या स्टडी ऑफ ह्यूमन लंग्स है, या हमारी किडनी के बारे में पूछ लेगा। ठीक है, ऐसे करके अब इसने पूछा है लीवर के बारे में, तो स्टडी ऑफ ब्लड क्या हो जाएगा, हिमेटोलॉजी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है, इसने पूछा है स्टडी ऑफ टिश्यू, तो आपने बताना है
हिस्टोलॉजी कहा जाता है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा सी है कि स्टडी ऑफ टिश्यू हिस्टोलॉजी कहा जाता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है इसने क्या पूछा है, हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी। देखिए मैंने अभी आपको क्या कहा कि हम जिस चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं या जिस सब्जेक्ट की हम शुरुआत कर रहे हैं वो कौन सा सब्जेक्ट है, तो वो बायोलॉजी है। ठीक है, तो कुछ बेसिक बातें हैं पहले हम वो कवर कर लेते हैं। यानी बायो जो है इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं, जो सब्जेक्ट है बायोलॉजी, इस बायोलॉजी के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात तो आती है इसमें एक तो इसकी ब्रांच होती है कौन सी, जूलॉजी। एक तो अपन इसमें क्या पढ़ते हैं, जूलॉजी पढ़ते हैं, और एक इसमें हमें पढ़ना होता है बॉटनी। बॉटनी, बॉटनी को कहा जाता है वनस्पति विज्ञान। इसे क्या बोलते हैं, इसे वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। और ऐसे ही इसे कहा जाता है जंतु विज्ञान या जीव विज्ञान। जंतु विज्ञान या फिर इसे जीव विज्ञान भी कहा जाता है। और जूलॉजी के अंदर हम स्पेशल यहाँ पर किसके बारे में स्टडी करते हैं, तो हम यहाँ पर ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में भी पढ़ते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में जो है ना हम यहीं पर स्टडी करते हैं। इसका मतलब ये हुआ हमें जो ह्यूमन बॉडी के बारे में जानना है ना वो इसी बायोलॉजी का एक पार्ट है, कौन सा, जूलॉजी। यानी जूलॉजी के अंदर हम किस चीज की स्टडी करते हैं, एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं, यहाँ पर हम एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ते हैं, एनिमल किंगडम। और ह्यूमन बींग्स भी कहाँ पर आता है, इसी एनिमल किंगडम्स के अंदर आता है। इसीलिए ह्यूमन बॉडी का जो स्ट्रक्चर है ये कैसा होता है, हम एक एक ऑर्गन को या पूरी ह्यूमन बॉडी के बारे में कहाँ पर पढ़ते हैं, इसी ब्रांच के अंदर जिसका नाम है जूलॉजी। ऐसे ही बॉटनी है, तो यहाँ पर किसके बारे में स्टडी होती है, यहाँ पर प्लांट किंगडम के बारे में स्टडी होती है। प्लांट किंगडम के बारे में, यानी पादपों के बारे में जहाँ पर अध्ययन होता है, पेड़ पौधों के बारे में हम जहाँ पर स्टडी करते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे बॉटनी कहा जाता है, उसे वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, ऐसे ही इसी बायोलॉजी के अंदर हमें क्या पढ़ना होता है, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ना होता है। इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। अब इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, देखो नाम क्या दे रखा है, माइक्रोबायोलॉजी। तो इसके अंदर हम जैसे बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया की जो स्टडी है या बैक्टीरिया के बारे में हम कहाँ पर पढ़ते हैं, इन जीवाणुओं के बारे में हम पढ़ते हैं। साइंस की वो ब्रांच जो बायोलॉजी, और बायोलॉजी के अंदर क्या आती है, माइक्रोबायोलॉजी आती है। ठीक है, इसी के अंदर हम पढ़ते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स यानी जो आनुवांशिकी है, आनुवांशिकी, इसके बारे में भी हम कहाँ पर पढ़ते हैं, वो भी हम इसी के अंदर पढ़ेंगे, बायोलॉजी के अंदर ही। तो बायो के अंदर हमें ये चीजें पढ़नी है, कौन कौन सी, जूलॉजी है, फिर बॉटनी है, और फिर माइक्रोबायोलॉजी है, और फिर इसके अंदर क्या आती है, जेनेटिक्स की आती है। ठीक है, तो ये सब चीजें हमने यहाँ पे कवर करनी है। अब जो ये क्वेश्चन पूछ रखा है कि हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी, आपको मैं बताता हूँ यहाँ पर दो क्वेश्चन बनेंगे। एक तो इसने पूछ लिया हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी, और एक अगर क्वेश्चन आ जाए हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, तो इन दोनों का ना एक ही आंसर आएगा, वो है एरिस्टोटल यानी अरस्तु। किसे कहा जाता है, एरिस्टोटल, अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है ना, अगर पूछ ले हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी या हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, किसे कहा जाता है, एरिस्टोटल को कहा जाता है। ठीक है, एक ऑप्शन दे रखा है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस, तो इसके बारे में क्या क्वेश्चन आएगा, हु इज द फादर ऑफ, हु इज द फादर ऑफ बॉटनी, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, आपने बताना है थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। पहला क्या क्वेश्चन था, हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी या हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, वो तो रहेगा एरिस्टोटल यानी अरस्तु। और सेकंड पूछेगा हु इज द फादर ऑफ बॉटनी, वनस्पति विज्ञान का जनक किसको बोलते हैं, तो आप बताओगे थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। एक्चुअल में एरिस्टोटल के ही शिष्य कौन थे, थियोफ्रेस्टस थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड है, एरिस्टोटल यानी अरस्तु को कहा जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी या फादर ऑफ जूलॉजी। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या है, हम देख लेते हैं। नेक्स्ट इसने जो देखिए, अब हमारा पहला चैप्टर इसमें शुरू हो रहा है, और पहला चैप्टर कौन सा है, सेल यानी कोशिका वाला चैप्टर है। पहला कौन सा चैप्टर है, सेल यानी कोशिका वाला चैप्टर ही शुरू होता है। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, हु डिस्कवर्ड द सेल, कोशिका की डिस्कवरी जो है सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी, यानी उस साइंटिस्ट का नाम बताइए जिसने सबसे पहले कोशिका की खोज की थी। तो चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इसमें जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट हुए थे जिन्होंने कब 1665 के अंदर 1665 के अंदर क्या काम किया था, इन्होंने एक डेड सेल की खोज की थी। वह यूं था कि रॉबर्ट हुक ने क्या काम किया, एक कोरक टिश्यू लिया था। इन्होंने क्या लिया था, इन्होंने एक कोरक टिश्यू लिया था, और इसी कोरक टिश्यू के अंदर जब इन्होंने इसकी माइक्रोस्कोप के ऊपर रखा, इस कोरक टिश्यू को जब माइक्रोस्कोप के ऊपर रखा, पहली बात तो है इन्होंने एक तो खुद का क्या बनाया था, माइक्रोस्कोप बनाया था, कांच के टुकड़ों को पीस पीस करके ना एक तो खुद का माइक्रोस्कोप तैयार किया, और फिर उसी माइक्रोस्कोप के ऊपर जब इन्होंने इस कोरक टिश्यू को रखा ना, अब ये कोरक टिश्यू क्या होता है, मैं आपको इसमें इमेज दिखा दूंगा, उसको बोलते हैं कोरक टिश्यू। इस कोरक टिश्यू को जब इन्होंने देखा तो इनको हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर दिखाई दिया, इनको यहां पर हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर दिखाई दिया। हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर इसको क्या बोलते हैं कि आपने देख रखा होगा, जो मधुमक्खी होती है, जो मधुमक्खी होती है ना, तो मधुमक्खी के जो छत्ते होते हैं उन छत्तों के समान है ना, इनको एक संरचना दिखाई दी थी। जैसे आप देखते हैं ना कई बार कि ऐसे बने होते हैं जो मधुमक्खी के छत्ते होते हैं, ऐसे करके उनमें है ना ये छोटे छोटे क्या होते हैं, कमरे से होते हैं, छोटे छोटे स्मॉल रूम होते हैं। और इन्होंने जब इसको माइक्रोस्कोप के ऊपर रखा तो ऐसे करके ना इनको डॉट से दिखाई दे रहे थे इनके अंदर, ऐसे करके, ठीक है ना, ऐसे करके, लेकिन इनमें ना किसी प्रकार की मूवमेंट नहीं थी, इनमें किसी प्रकार की मूवमेंट नहीं थी, यानी किसी प्रकार की हलचल नहीं थी। तो इन्होंने एक तो नाम क्या दिया इसको, इसको इन्होंने नाम दिया था सेला, सेला। और यही सेला जो है ना बाद में किस नाम से फेमस हुआ, सेल यानी कोशिका के नाम से ही प्रसिद्ध हुआ था। इसी सेला या सेल का मतलब क्या होता है, एक प्रकार से स्मॉल रूम होता है। क्या होता है, स्मॉल रूम यानी छोटा कमरा कहा जाता है इसी सेला को। अब इन्होंने जब देखा कि हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर का मतलब मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना दिखाई दे रही है, लेकिन इनमें किसी प्रकार की मूवमेंट या किसी प्रकार की हलचल है ही नहीं, तो इन्होंने नाम क्या दे दिया इसको, इन्होंने इसको डेड सेल का नाम दे दिया। ये अपने आप में क्या है, ये डेड सेल थी, ये अपने आप में एक मृत कोशिका थी। तो अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि बताइए सबसे पहले कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो आपने बताना है रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। एक तो ऐसे पूछेगा, फिर क्या पूछता है सबसे पहले मृत कोशिका की भी खोज किसने की थी, वो भी रॉबर्ट हुक के द्वारा ही की गई थी। क्यों, इन्होंने जब इन्होंने देखा ना तो किसी प्रकार की मूवमेंट तो है ही नहीं, तो ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में एक डेड सेल थी। तो याद रखना रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट हुए जिन्होंने 1665 में कोरक टिश्यू में क्या काम किया था, सबसे पहले सेल की डिस्कवरी की थी, कोशिका की खोज की थी। अब मैं आपको बता देता हूं, इन्होंने 1665 के अंदर ये बता दिया कि ये अपने आप में क्या है, एक डेड सेल है, एक मृत कोशिका है। तो अब एक और क्वेश्चन पूछेगा क्या कि लिविंग सेल की खोज सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी। ये तो कौन सी हो गई, ये तो डेड सेल है, ये तो मृत कोशिका होगी। अब पूछता है कि लिविंग सेल की खोज सबसे पहले किसने की थी, तो वो आप यहाँ पर देख लेते हैं। अब इसमें एक ऑप्शन दे रखा है रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन है ना, इन्होंने तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, इन्होंने तो केंद्रक की डिस्कवरी की थी। अब ये केंद्रक क्या होता है हम आपको आगे बताएंगे। कोशिका का ब्रेन किसको बोलते हैं, इस न्यूक्लियस को ही बोलते हैं। कोशिका का मैनेजर किसको बोलते हैं,
इस न्यूक्लियस को ही कहा जाता है। तो उसकी डिस्कवरी किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा ही की गई थी। रिचर्ड अल्टमान जो है ना, इन्होंने किसकी डिस्कवरी की थी? इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी की थी। इन्होंने क्या काम किया था? इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी की थी। और पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना था? हु डिस्कवर्ड द सेल? सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी? तो आपने बताना है रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो इसने क्या पूछ रखा है, देखिए ये वाली जो इमेज है इसमें आप देख सकते हो कि अपने आप में क्या है, ये एक कोरक टिश्यू है। ऐसे होता है कोरक टिश्यू। ये पेड़ की एक आउटर लेयर होती है और इसी पेड़ की जो आउटर लेयर है ना, इसमें देखो आपको ये नाम यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा होगा जिसमें लिखा पड़ा है कोरक। तो ये कोरक क्या होता है? ये वाली जो लेयर होती है ना, इसे ही बोलते हैं कोरक टिश्यू। इस वाली लेयर को, ये पेड़ की स्ट्रक्चर है, ये पेड़ की इनर की स्ट्रक्चर है, ये आउटर लेयर है। आउटर लेयर में ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना यहाँ वाली, ये क्या है? ये कोरक टिश्यू है। और इसी कोरक टिश्यू को इन्होंने जब माइक्रोस्कोप पर रखा, ना, तो इनको हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर दिखाई दी थी और इन्होंने खोज कर दी किसकी? सेल की, यानी कोशिका की। तो सेल के बारे में पूछे या डेड सेल के बारे में पूछे तो नाम क्या आता है? नाम रहेगा रॉबर्ट हुक। ये होता है कोरक टिश्यू। अगला अगर आपसे पूछ ले क्या है? हु डिस्कवर्ड द लिविंग सेल? सबसे पहले जो है ना जीवित कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? अब इसमें चार ऑप्शन इसमें आपको दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है एवी ल्यूवेनहोक, सेकंड ऑप्शन है कार्ल बेंडा, एक ऑप्शन है रुडोल्फ विर्चोव और एक ऑप्शन दे रखा है रॉबर्ट ब्राउन। चलिए आप इसको डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन को। हु डिस्कवर्ड द लिविंग सेल? जीवित कोशिका की खोज। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है ये सही रहता है। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक जो है ना, इन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की थी। ये कब की घटना है? तो 1674 से 1676 के अंदर इन्होंने एक लिविंग सेल की खोज की थी। हुआ क्या था? ये जो व्यक्ति है ना, कहते हैं कि अपने ही बगीचे में या अपने ही बंगले के अंदर वर्षा में नहा रहे थे। और वर्षा में जब नहा रहे थे ना, तो हुआ यूं था, इनके जो नेल्स होते हैं, इनके जो नाखून थे ना, उनके अंदर एक मिट्टी फंस गई थी। और इस मिट्टी को इन्होंने निकाल करके अपने माइक्रोस्कोप के ऊपर रख दिया। और जब इन्होंने इस मिट्टी को माइक्रोस्कोप पे रखा ना, तो इनको एक अजीब टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई दिया था। यानी इन्होंने उस मिट्टी को क्या काम किया था, जो अपनी माइक्रोस्कोप थी ना, अपनी लैब के अंदर, अपनी लैब में माइक्रोस्कोप के ऊपर जब रखा तो इनको एक अलग ही स्ट्रक्चर दिखाई दिया। और इस मिट्टी के अंदर क्या हो रही थी? इसमें मूवमेंट हो रही थी। इसमें क्या हो रही थी? इसमें मूवमेंट हो रही थी। तो इन्होंने यहाँ पर क्या नाम दे दिया? इन्होंने कहा कि अपने आप में क्या है? ये अपने आप में एक लिविंग सेल है। ये क्या है? ये एक लिविंग सेल है, ये एक जीवित कोशिका है। तो ये इनके द्वारा बताया गया था कि सबसे पहले लिविंग सेल या जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक के द्वारा ही की गई थी। अब पता है क्या हुआ? इन्होंने इस सेल को नाम क्या दिया था? तो इस सेल को नाम ही दे दिया था कि ये अपने आप में क्या है? ये अपने आप में एक बैक्टीरिया की सेल है। ये क्या है? ये अपने आप में एक बैक्टीरिया की सेल है, एक जीवाणु की कोशिका है। तो अब देखो 3-4 क्वेश्चन बनेंगे। कैसे बनेगा? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने ही तो क्या काम किया था? एक तो बैक्टीरिया की खोज कर दी, एक इन्होंने स्पर्म सेल की भी खोज किसके द्वारा की गई थी? या फिर आरबीसी रेड ब्लड सेल की खोज, या जो प्रोटोजोआ होता है ना, तो प्रोटोजोआ की खोज भी किसके द्वारा की गई थी? इन्हीं के द्वारा की गई थी। प्रोटोजोआ, स्पर्म सेल, आरबीसी और लिविंग सेल या फिर बैक्टीरिया। अब देखो है क्या ये एक जीवित कोशिका है, ये एक लिविंग सेल है। तो इस लिविंग सेल को कोई तो नाम दिया होगा, तो नाम दिया था कि ये बैक्टीरिया की सेल है। तो क्वेश्चन क्या बन गया? सबसे पहले बैक्टीरिया की डिस्कवरी भी किसने की थी? सबसे पहले बैक्टीरिया यानी जीवाणु की खोज भी किसके द्वारा की गई थी? तो जीवाणु की खोज भी एंटोनी वॉन
ल्यूवेनहोक के द्वारा ही की गई थी। क्लियर हुआ? तो अपन देखा कि सबसे पहले सेल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। या सबसे पहले डेड सेल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। ऐसे ही आपसे पूछ लेगा सबसे पहले लिविंग सेल यानी जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने की थी। इन्होंने इस मिट्टी को जब माइक्रोस्कोप पे रखा तो इन्होंने देखा कि एक अजीब टाइप का क्या दिख रहा है? स्ट्रक्चर दिख रहा था, तो जिसमें मूवमेंट हो रही थी, और नाम क्या दे दिया? बैक्टीरिया। तो अब इन्होंने एक तो प्रोटोजोआ की खोज, एक स्पर्म सेल की खोज, एक आरबीसी की खोज, वो भी इन्हीं के द्वारा की गई थी। तो नाम क्या है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक यहाँ पे नाम दिया गया है। एक ऑप्शन दे रखा है रुडोल्फ विर्चोव, इन्होंने सेल थ्योरी दी थी। रॉबर्ट ब्राउन, मैंने अभी बताया आपको कि जो न्यूक्लियस है, जो केंद्रक होता है, इसकी डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कार्ल बेंडा जो है ना, इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी की थी, लेकिन इन्होंने सबसे पहले इसको नाम क्या दिया था? देखो, माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी किसने की थी? रिचर्ड अल्टमान ने की थी, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था? वो कार्ल बेंडा ने दिया था। तो मैं आगे करवा दूंगा वो तो नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्या है? ये एंटोनी ल्यूवेनहोक है, जिन्होंने लिविंग सेल यानी जीवित कोशिका की खोज की थी। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया है? विच टाइप ऑफ द सेल। अब ये पूछ रहा है कि जो कोशिका है ना, ये कितने प्रकार की होती है, कोशिका के कुल कितने टाइप होते हैं, ये बात आपसे पूछी गई है। चलिए अपन डिस्कस कर लेते हैं। विच टाइप ऑफ द सेल, तो अपन ने बताना है कोशिका जो है ना, ये दो प्रकार की होती है। अब ये दो टाइप कौन कौन से होते हैं अपन डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले नाम आता है प्रोकैरियोटिक सेल। एक तो क्या होती है? प्रोकैरियोटिक सेल। एंड सेकंड कौन सी होती है? यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, ये दो प्रकार की होती है कोशिकाएं। अब कई स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि आप हिंदी के अंदर नहीं बता रहे। तो देखो, अगर आप, मैं कहता हूं कि साइंस पढ़नी है ना, तो आप कोशिश कीजिए इंग्लिश में पढ़ने की, आपको जल्दी से याद हो जाएगा। अब मैं इस प्रोकैरियोटिक को अगर हिंदी में लिखूंगा तो प्रोकैरियोटिक ही लिखा जाएगा। यूकैरियोटिक है, इसको हिंदी में लिखेंगे तो यूकैरियोटिक ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल। अब देखो इसमें देखा दे रखा है कि प्रो और कैरियोटिक। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव या फिर ओल्ड या फिर पुराना, ठीक है। और यहां पर कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस यानी केंद्रक। तो ऐसी कोशिका जिसमें या तो न्यूक्लियस जो है ना, ये बहुत ही पुराने टाइप का है यानी प्रिमिटिव है, प्राचीन है, या फिर उसमें न्यूक्लियस है ही नहीं। देखिए जैसे मैंने कहा, ये क्या है? ये एक कोशिका है, और इस कोशिका के बीच में क्या होता है? इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। इसे क्या बोलते हैं? इसे न्यूक्लियस कहते हैं, इसे केंद्रक कहा जाता है। और ये जो केंद्रक होता है ना, ये इन वाली कोशिकाओं के अंदर होता ही नहीं। किसमें नहीं होता? ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये न्यूक्लियस ये नहीं होता, ये यहाँ पर एब्सेंट होता है। इसीलिए इस कोशिका को क्या कहा जाता है? इसे प्रोकैरियोटिक सेल कहा जाता है। अगर मैं बात करूं इस सेल के जो एग्जाम्पल होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के जो एग्जाम्पल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? जैसे अगर जो बैक्टीरिया की बात की जाए, तो बैक्टीरिया क्या है? ये अपने आप में एक प्रोकैरियोटिक सेल है। क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, और न्यूक्लियस होता ही नहीं तो ये अपने आप में क्या होगी? ये प्रोकैरियोटिक सेल होगी। अब आपने देख रखा होगा कि जो बैक्टीरिया है ये क्या है? ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये क्या है? ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी ये एक कोशिकीय जीव है। बैक्टीरिया का जब जन्म हुआ तो यह एक कोशिका के अंदर ही जन्मा था, और जब ये मरेगा तो एक कोशिका के अंदर ही डेड हो जाता है। इसीलिए तो इसे क्या बोलते हैं? इसे प्रोकैरियोटिक सेल कहा जाता है। अब जिस कोशिका के अंदर न्यूक्लियस नहीं है तो उसमें सेल डिवीजन भी नहीं होगा, उसमें कोशिका का विभाजन भी नहीं होगा, और सेल डिवीजन नहीं होगा तो वो सेल अपने आप में क्या रहेगी? वो एक सिंगल सेल ही रह करके रह जाएगी। इसीलिए जो बैक्टीरिया है ये हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि ये एक ही सेल है।
अगर बैक्टीरिया के अंदर भी सेल डिवीजन होता तो हमें बिल्कुल साफ दिखाई देते कि बैक्टीरिया यहाँ पर भी है, एक ये बैठा, एक ये बैठा, इस प्रकार से। कहने का मतलब हम बैक्टीरिया को देख नहीं पा रहे। क्या हमारे आसपास बैक्टीरिया नहीं है क्या? बहुत सारे हैं, लेकिन हमें दिख नहीं रहे। क्यों नहीं दिख रहे हैं? रीजन एक ही है कि वो अपने आप में क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो एक कोशिकीय जीव है। वो किसका एग्जाम्पल है? वो प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल आता है। और इसमें क्या नहीं होता? इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। क्लियर हुआ? ऐसे ही अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल की, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो न्यूक्लियस होता है ना, ये प्रेजेंट होता है। इसमें न्यूक्लियस जो है ये होता है। जैसे ये सेल है और इस सेल के अंदर क्या है? न्यूक्लियस। तो यहाँ पर तो जो न्यूक्लियस है ना, ये प्रेजेंट होता है। तो इसमें एग्जांपल कौन कौन से आते हैं? जैसे प्लांट सेल है प्लांट सेल, या फिर जो ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग्स, या जो भी एनिमल सेल है, जो भी एनिमल सेल है, ये सारे कहाँ पर आते हैं? ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर आते हैं। जैसे एग्जांपल आपा कहते हैं, आपा ने कोई पेड़ लगाया है या आपा ने कोई बीज इसमें बो दिया है, तो वो पेड़ आपा ने इतना सा लगाया था, बाद में धीरे धीरे करके क्या हो गया? वो बड़ा हो गया। क्यों? वो कौन सी सेल है? वो यूकैरियोटिक सेल होती है। ऐसे ही जब हमारा बर्थ हुआ, जब हमारा जन्म होता है, तो हमारा साइज इतना सा होता है, फिर हम धीरे धीरे करके क्या हो जाते हैं? बड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि हम किसके अंदर हैं? हमारी सेल आती है यूकैरियोटिक सेल, यानी हम क्या है? हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। हम क्या है? हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। और इसका मतलब ये होता है कि हम क्या है? हम बहुकोशिकीय जीव होते हैं। बहुकोशिकीय जीव होते हैं। तो याद रखना कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो किसका एग्जाम्पल होते हैं? वो यूकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल होते हैं। और जो यूनिसेलुलर होते हैं ना, वो किसका एग्जाम्पल होते हैं? वो प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, ये दो टाइप की क्या होती है? ये कोशिका होती है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा रहेगा बी। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास है वो यहीं पर फिनिश होती है। उम्मीद करता हूं कि आपको बायो का जो फर्स्ट चैप्टर है सेल यानी कोशिका वाला, वो आपको समझ में आया होगा। अब जो हमारी क्लासें हैं वो इसके ऊपर डेली कंटिन्यू जो है, बायो की पूरी बिल्कुल बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक आपको मैं नॉलेज यहाँ पे दे दूंगा। तो आपको जुड़े रहना है इस चैनल के साथ। ठीक है, मिलते हैं कल इससे आगे के क्वेश्चन से। कल हम देखेंगे कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है और यूकैरियोटिक सेल है, इनमें क्या डिफरेंस होता है, इनमें अंतर क्या होता है, और फिर जो यूकैरियोटिक सेल है उसके एग्जाम्पल आप देख लेंगे। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, थैंक यू, धन्यवाद।